फैमिली बेस नहीं होगा, जैसे शिवसेना के साथ जो हुआ कि फैमिली नहीं देखना आपने। बाप की सत्ता बेटे को मिलनी चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटी को मिलनी चाहिए, नहीं तो बेटे को मिलनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी का भाई होता तो क्या होता इस देश में? इंदिरा गांधी का भाई नहीं था इसलिए वो पीएम थी। कोई भाई होता तो देश को भी एक्सेप्ट नहीं करता। जिसको हम बोलते हैं नेपो किड बोल दिया या राहुल गांधी वंशवादी, ये सब बेकार की बातें इसलिए हैं। हम हर जगह वंशवादी हैं और आप एक ही फील्ड के पीछे पड़ जाएं पॉलिटिक्स में ही। ये चौधरी देवीलाल से पूछा गया था कि आप चौटाला मतलब अपने बेटे को क्यों है, तो पत्रकार को बोला कि मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा तो थारे बेटे को करूंगा। वो भी भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे। इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें पता था ये हो रहा है लेकिन हम बता नहीं रहे थे क्योंकि सुनने वाला रिसेप्टिव नहीं था। एग्जिट पोल तो इस वजह से हुए, उनका तो कोई भरोसा ज्यादा बचा नहीं है। जब सट्टा बाजार के लोग सही अनुमान निकाल सकते हैं तो एग्जिट पोल का नहीं निकाल सकते। सरप्राइजिंगली वही 46 सीटें समाजवादी पार्टी जीती वहां के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह। शायद सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान बदलेंगे। हाँ, भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा। मीडिया पे उसको बोलने की आजादी होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। संविधान कैसे बदला जाता है जनता को ना पता है ना उसको रुचि है। संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए ही नहीं, 355 ही काफी है उसके लिए। तो ऐसे अयोध्या को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। हालांकि फैजाबाद हाँ, सीट तो फैजाबाद है। हाँ। अयोध्या में बीजेपी का हारना बहुत आश्चर्य की बात तो है भी नहीं वैसे। जो पार्टीज पावर फैमिली बेस्ड जो सिस्टम है उनका, क्या आप सोचते हैं कि देयर विल बी अ टाइम कि रिबेलियन हो जाएगा, ये फैमिली बेस्ड नहीं होगा, जैसे शिवसेना के साथ जो हुआ कि फैमिली नहीं देखना आपने, मतलब कि शिंदे हैज कम अप कि हाँ आप ये नहीं समझ सकते कि आप बाल ठाकरे से उद्धव, उद्धव से आदित्य, ऐसे नहीं होगा। लेकिन इट हैपेंड, सिंपैथी फैक्टर काम कर गई कि अच्छा हमको सिखा दिया है। आप उत्तराधिकारी जो हैं वो दादा से बेटा, बेटा से उसका बेटा, ऐसे चल रहा है जी। अभी बता है भाई, हमारा समाज जो है वो अभी लोकतंत्र के मूल्यों को डाइजेस्ट कर नहीं पाया है। हमारा सिस्टम डेमोक्रेसी है, थॉट प्रोसेस मोनार्की वाला है। वाह। तो हमें बहुत जेन्युइन लगता है कि बाप की सत्ता बेटे को मिलनी चाहिए, बेटा नहीं है तो बेटी को मिलनी चाहिए, नहीं तो बेटे को मिलनी चाहिए। अगर इंदिरा गांधी का भाई होता तो क्या होता इस देश में? इंदिरा गांधी का भाई नहीं था इसलिए वो पीएम थी। कोई भाई होता तो देश को भी एक्सेप्ट नहीं करता। बात तो सही है। तो कल्चरल नॉर्म्स अलग होते हैं। हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि सत्ता बेटे को, और ये जिसको हम बोलते हैं नेपो किड बोल दिया या राहुल गांधी वंशवाद, ये सब बेकार की बातें इसलिए हैं। हम हर जगह वंशवादी हैं। फिल्मों में एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स उनके बच्चे वही बनते हैं, वकीलों के बच्चे वकील बनते हैं, जजेस के बच्चे जज बनते हैं। IAS IPS में एग्जाम होता है, उसके बाद भी कोशिश होती है कि बच्चे IAS IPS बन जाएं। हर फील्ड में पॉलिटिशियंस के बच्चे पॉलिटिशियंस बनते हैं। जब हर फील्ड में पेरेंट्स से बच्चे सीखते हैं, प्रोफेसर्स के बच्चे प्रोफेसर्स बनते हैं, और ये बहुत मेजर है। और आप एक ही फील्ड के पीछे पड़ जाएं पॉलिटिक्स में ही। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये चौधरी देवीलाल से पूछा गया था कि आप चौटाला मतलब अपने बेटे को क्यों है, तो पत्रकार को बोला कि मैं अपने बेटे को नहीं करूंगा तो थारे बेटे को करूंगा। वो भी है। इसमें एक पक्ष ये भी है कि मतलब जिसको महात्मा गांधी की भाषा में कहूँ तो जो बच्चा अपने परिवार के परिवेश में सीखता है उसकी भी तो वैल्यू है। मैं सोचता हूँ कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स पॉलिटिक्स में हैं तो उसने बचपन से पॉलिटिकल माहौल को जो सीखा होगा वो कोई दूसरा बच्चा बहुत आराम से कैसे सीखेगा। इसलिए थोड़ी सी एडवांटेज उस बच्चे को मिलती है, हर इंडस्ट्री में मिलती है। जो IAS का बच्चा IAS बनता है उसको पहले से बहुत चीज़ें पता होती हैं जो बाकी बच्चों को नहीं पता होती हैं, वहाँ जाके सीखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होते रहना चाहिए, पर मैं कह रहा हूँ कि किसी बच्चे को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि उसके पिता ने कुछ किया है या माँ ने कुछ किया है, ये भी ठीक बात नहीं है। यू आर अ गुड क्वेश्चन। तो फिर वो बच्चे पॉलिटिक्स में जाएं क्यों जब पता है कि इतने फायरवॉल्स हैं कि मैं उस मकाम पे पहुंच नहीं सकता, क्योंकि वो फायरवॉल है। मतलब जो पार्टी का नेता, फाइनल नेता तो वही बनेगा जो, देखिए समझ रहे हो? भारत की पॉलिटिक्स में आप किसी भी पार्टी को उठा के देख लीजिए, जो टॉप 2 लोग होंगे या तो वो एक परिवार के होंगे या बहुत गहरे दोस्त होंगे, तीसरा ऑप्शन नहीं है। कारण ये है कि जब हम पावर में होते हैं, टॉप पे होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता है कि पार्टी का हेड अगर मेरा बहुत क्लोज नहीं है तो मैं हमेशा खतरे में रहूँगा। तो क्या होगा कि एक ही घर के 2 लोग, हस्बैंड मुख्यमंत्री है, वाइफ पार्टी के अध्यक्ष है, क्योंकि उसको पता है कि कुछ भी हो जाए ये धोखा नहीं देगी मुझे, उसको भी भरोसा कि ये धोखा नहीं देगा। या बाप CM है, बेटा पार्टी अध्यक्ष है, वो चल जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। कहीं कहीं परिवार का सिस्टम नहीं चल पाता है, जैसे मोदी जी हैं, वो परिवार उस तरह से उनके पास नहीं है। असुरक्षा उनको भी है। अगर पार्टी का अध्यक्ष कोई ऐसा व्यक्ति बन गया जो उनके खिलाफ है, हाँ, तो सारी एनर्जी वहीं खर्च हो जाएगी। तो उन्हें पार्टी का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति चाहिए जिस पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और RSS वो भी एक एंगल है। एक एंगल वो भी हो सकता है, तो अमित शाह हो सकते हैं, नड्डा जी हो सकते हैं, जिन पे बहुत भरोसा होगा। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का।
अरविंद केजरीवाल फैमिली बेस्ड पार्टी वाले आदमी नहीं है, हाँ, तो उनका उनको बताइए। मनीष सिसोदिया चाहिए जिस पर आंख बंद कर भरोसा कर लें। ये जो ये आंदोलन से जो नहीं, निकले वो हम बाद में बात करते हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर्स हैं पॉलिटिक्स में हाँ। या कंपनीज के, जो उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे है उसको नंबर 2 पे हमेशा वो व्यक्ति चाहिए जो जिस पर आंख बंद करके भरोसा हो सकता है। तो मैं मजाक में कहता हूँ कि इस देश में 2 ही वाद हैं, या परिवारवाद या यारवाद। उसके बिना काम नहीं चलेगा, चल भी नहीं सकता ना। हाँ। मैं प्राइम मिनिस्टर हूं और मेरी पार्टी का अध्यक्ष मेरे खिलाफ कोई है, मैं कैसे काम करूंगा? तो बस इतना ही अंतर है कि कहीं वंश के नाम पे चलेगा, कहीं दोस्ती के नाम पे चलेगा, पर चलेगा वही व्यक्ति जिस पर आंख बंद करके विश्वास किया जा सकता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बताते नहीं है, पर यही बात इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें पता था ये हो रहा है, लेकिन हम बता नहीं रहे थे क्योंकि सुनने वाला रिसेप्टिव नहीं था। मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात सही है कि पहले से अनुमान था। मैं आपको 2 सोर्सेस बता सकता हूँ। एग्जिट पोल तो इस बार जैसे हुए उनका तो कोई भरोसा ज्यादा बचा नहीं है। इंटरेस्टिंगली उसी समय जितने सट्टा बाजार हैं उन सबका भी एक अनुमान आया था। हाँ। एक भी सट्टा बाजार ने उतनी सीटें नहीं दी जो एग्जिट पोल दे रहे थे, जितनी दी उतनी ही आई। फलौदी का सट्टा बाजार बहुत फेमस है इस मामले में, और 8-10 और भी हैं। एक बड़े अखबार में उन सब का अनुमान छपा, वो मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, रिजल्ट आने से पहले की बात है। ठीक वही अनुमान जिसमें एनडीए को वो 300 के ऊपर नहीं बढ़ रहे थे। तो जब सट्टा बाजार के लोग सही अनुमान निकाल सकते हैं तो एग्जिट पोल क्यों नहीं निकाल सकते? चीटिंग करता है तू। अरे भाई एक रुमाल देना मनीष। ये तो सैंपल साइज बहुत छोटा है, फिर सैंपल से फैसला कैसे करना उस पर भी डिस्प्यूट्स रहती हैं। उत्तर प्रदेश में मेरे हर पार्टी में दोस्त हैं, हम पॉलिटिकल बात कम करते हैं लेकिन हाँ दोस्त हर पार्टी में हैं। समाजवादी पार्टी के एक परिचित, दोस्त तो नहीं परिचित हैं अच्छे, उन्होंने मुझे मैसेज किया काउंटिंग से 3 दिन पहले, सीटों का नाम लिख के भेजे कि सर हम 22 सीटें निश्चित रूप से जीत रहे हैं और 15 या 16 पे हमें उम्मीद है कि जीतेंगे, सबके नाम लिख के भेजे। अच्छा, मैं बहुत भरोसा करता नहीं ऐसी बातों पर, तो मैंने इतना ही कहा कि 3 दिन की बात है, सामने आ ही जाएगा। 2 दिन बाद एग्जिट पोल आ गए, वहां तो खत्म थे वो लोग। तो रुको जरा, सबर करो। उससे फिर मैसेज है कि सर अगर इस बार ऐसा हुआ तो मेरा भरोसा उठ जाएगा लोकतंत्र से। मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ कि ये अपने वोटों को लेकर ज्यादा उत्साहित है, गलती कर रहा है। उस दिन शाम को एग्जिट पोल वाले दिन उसने फिर से मैसेज भेजा, 32 सीटों के नाम भेजे कि सर अगर काउंटिंग में गड़बड़ नहीं होती है, ईवीएम ठीक होती है, तो ये 32 हम जरूर जीतेंगे और ये 14 सीटें और हैं जो जीत सकते हैं। सरप्राइजिंगली वही 46 सीटें समाजवादी पार्टी जीती वहां पर। जलवा है हमारा। मेरे पास अभी भी फोन में मैसेज है 1 दिन पहले का। यानी उनको इतना भरोसा था, जमीन पे काम किया था उन्होंने। मैं ये मानने को हरगिज तैयार नहीं हूं कि ये अनुमान बीजेपी तक नहीं पहुंचे होंगे। पार्टी का इंटरनल सिस्टम होता है, आईबी से भी अनुमान मिले जाते हैं जितना मैंने सुना है। हाँ। पता होगा, लेकिन इलेक्शन में क्या होता है कि जब आपको अनुमान हो भी जाए कि सीटें कम आ रही हैं, आप कह नहीं सकते ये बात। प्यारी समझ गई। पर ये आप पोलिंग की बात कर रहे हैं। हाँ, ये उसके बाद की बात। हाँ, लेकिन पोलिंग के दौरान भी जब वो संविधान बदल देंगे वाला मसला जब चला था, और वो खासकर फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये अयोध्या से शुरू हुआ था ये मसला। हाँ। जो वहां के उम्मीदवार थे लल्लू सिंह, शायद सबसे पहले उन्होंने ये बात कही थी कि संविधान बदलेंगे। हाँ। वो भारी पड़ा, बहुत भारी पड़ा। और अभी तो रुको। मीडिया की आज़ादी का मतलब ये है कि अगर कोई फैक्ट्स के साथ छेड़खानी नहीं कर रहा है या उसके इंटेंशन क्रिमिनल नहीं है, तो मीडिया पे उसको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। इस बार जो संविधान बदल देंगे वाला मतलब नारा कहें, जुमला कहें, बातचीत कहें जो चली, उससे ये मैसेज कन्वे हुआ कि रिजर्वेशन खत्म होगा। हालांकि ये बात शायद थी नहीं, और बीजेपी ने बार बार कही कि ऐसा कुछ नहीं होगा, पर पॉलिटिक्स तो परसेप्शन पे चलती है। अगर एक आम आदमी के मन में ये परसेप्शन बैठ गया कि रिजर्वेशन खत्म कर देंगे लोग, आरक्षण हटा देंगे, संविधान बदल देंगे। अच्छा, संविधान कैसे बदला जाता है जनता को ना पता है ना उसको रुचि है। संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए ही नहीं, 355 ही काफी है उसके लिए, तो वो तो सामान्य सी बात थी। परसेप्शन पे पॉलिटिक्स चलती है, और ये परसेप्शन ठीक ठाक, कम से कम उत्तर प्रदेश में तो ठीक से बना परसेप्शन। उत्तर प्रदेश में वो भरोसा इस बार उतना काम नहीं कर रहा था। और अगर आप थोड़ा सा वहाँ की डेमोग्राफी को देखें तो बात समझ में आए। जैसे अयोध्या को लेकर लोग कहते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मंदिर बना वहाँ ऐसा। हालांकि फैजाबाद एनीवे जली ना, तेरी भी जली ना। हाँ, सीट तो फैजाबाद है ना? हाँ। उसमें से 5 में से एक हिस्सा अयोध्या का है, सीट हाँ। तो फैजाबाद है। फैजाबाद के आसपास की लगभग सभी सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। तो ये मामला किसी एक सीट का है नहीं, आमतौर पर चाहे वो बस्ती की तरफ जाए
या और एक दो सीटें जो वहाँ पर आसपास है, अम्बेडकर नगर वगैरह, वो भी बीजेपी हारी ही है। रुला दिया ना बेचारी को। अब वहाँ का डेमोग्राफिक अगर इंडेक्स देखें, अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूँ, वहाँ ओबीसी 22% हैं, दलित 21% हैं, मुस्लिम 18% हैं, तीनों मिला के 61% हो जाते हैं, 60 के आसपास हैं। ओबीसी वोट्स समाजवादी पार्टी के हैं ही, माना जाता है कि मिलेंगे। दलित वोट मिल जाएं, इसके लिए उन्होंने एक दलित उम्मीदवार को खड़ा किया, जो कि नॉन रिजर्व सीट पे खड़ा करना बहुत रेयर इंसिडेंट है। अवधेश जी को खड़ा किया, जो दलित वर्ग से आते हैं, उसमें पारसी समाज से आते हैं, और पारसी पॉपुलेशन अयोध्या वाले इलाके में दलित समाज में सबसे ज़्यादा है। मुस्लिम्स को बीजेपी से नफरत है, ये दुनिया जानती है। जब ये तीनों मिला के 60% वोट हो रहे हैं, तो अयोध्या में बीजेपी का हारना बहुत आश्चर्य की बात तो है भी नहीं। वैसे भी ये तो मीडिया में हल्ला ज़्यादा मचा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।